मेरा नाम सामिया है। शादी से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में रहती थी। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं और दोनों एक ही साथ एक घर में रहती थीं। मेरी दोनों माँओं में ही आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे पिता की पहली पत्नी, जिन्हें मैं माँ कहती थी, यानी मैं उनकी बेटी थी। हम 2 बेटियां थे। मेरे पिता को बेटे की बहुत चाहत थी, इसीलिए उन्होंने दूसरी शादी कर ली। हालांकि उन्होंने मेरी माँ से इस बारे में पूछा था कि वो दूसरी शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो कर सकते हैं। मेरी माँ बहुत सीधी औरत थी, उन्होंने अपने पति को दूसरी शादी करने की इजाज़त दे दी थी। मेरी माँ हम 2 बेटियां पैदा करने के बाद माँ नहीं बन सकती थी। उन्हें पता था कि मेरे पति की ख्वाहिश कभी मुझसे पूरी नहीं हो सकती। तभी मेरे पिता ने दूसरी शादी कर ली और मेरी दूसरी माँ, उनको मैं छोटी अम्मी कहा करती थी। छोटी अम्मी की उम्र लगभग 35 साल थी। मेरी अम्मी और छोटी अम्मी दोनों ही पढ़ी लिखी नहीं थी और छोटी अम्मी पहले से ही तलाकशुदा थी, इसलिए उनका पढ़ा लिखा होना इतना ज़रूरी नहीं था। हम दोनों बहनें भी अपने पिता की शादी से राजी थे, क्योंकि हमें भी भाई की चाहत थी। हमारे पिता भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उन्हें अपनी पत्नियों के अनपढ़ होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। छोटी अम्मी की पहली तलाक इसलिए हुई थी क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं थी और उनका पहला पति बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा था। उसे कोई इंटेलिजेंट और आज के ज़माने जैसी स्मार्ट वाइफ की ज़रूरत थी, इसलिए उसने छोटी अम्मी को तलाक दे दी। उनका इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं था, इसलिए मेरे पिता ने उनको सहारा दे दिया था और निकाह करने के बाद वो हमारे घर पर आकर रहने लगी थी। छोटी अम्मी की आदत बहुत अच्छी थी। उन्होंने कभी भी हमें अपनी सौतन की बेटियां नहीं समझा था, बल्कि वो हमें अपनी सगी औलाद की तरह समझती थी। मेरी अम्मी और छोटी अम्मी दोनों में इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि दोनों एक दूसरे की फ्रेंड्स बन गई थी। छोटी अम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इंटेलिजेंट बहुत थी और थोड़ी चालाक भी थी। वो मेरी माँ को हर चीज़ के बारे में नॉलेज दिया करती थी। मेरी माँ जबकि बहुत सीधी औरत थी, उनसे मोबाइल भी अच्छे तरीके से चलाना आता था। वो हमें ऑनलाइन नई नई चीज़ों के बारे में बताया करती थी और हम ज़्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन ही करने लगे थे। बड़ा मज़ा आता था। ऑनलाइन शॉपिंग करने में ऐसा लगता था जैसे शॉपिंग मॉल हमारे मोबाइल में ही आ गया है। हम अपनी छोटी अम्मी के साथ बहुत खुश थे और हमारी अम्मी भी बहुत खुश थी। छोटी अम्मी के आने से हमारे पिता ने कभी भी अपनी पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। हमेशा उन्होंने दोनों को बराबर का हक दिया था। दोनों आपस में बहनों की तरह रहती थी। छोटी अम्मी ने बताया था कि उनकी एक जवान बेटी है जो कि अपने पिता के पास रहती है और बहुत खूबसूरत है। वो कहती थीं कि सामिया, मेरी बेटी बिल्कुल तुम्हारी तरह है और तुम्हारी ही एज की है। अब हमें अपनी फैमिली में बड़ा मज़ा आता था। ऐसा लगता था जैसे हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। कुछ दिनों बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। हम बहुत खुश हुए थे कि अब हमारा भाई भी होगा। देखते ही देखते मैं 24 साल की हो गई थी और मेरा भाई 6 साल का हो गया था। हम अपने भाई को बहुत प्यार किया करते थे। हमने कभी उसे अपना सौतेला भाई नहीं समझा था, वो भी हमें अपनी बड़ी बहनें ही समझता था। हमारी फैमिली बहुत सुकून से और बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। हम दोनों बहनों के लिए हमारी दोनों माएँ बेस्ट फ्रेंड की तरह बन गई थी। वो दोनों ही हमारा बहुत ख्याल रखती थी, जबकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी। कभी मैं घर का कोई काम नहीं किया करती थी। मेरे सारे काम मेरी दोनों माएँ ही किया करती थी। मेरी छोटी बहन तो स्कूल में जॉब करती थी, इसलिए वो भी घर के किसी काम को हाथ नहीं लगा पाती थी। घर के काम करने का उसके पास टाइम ही नहीं होता था। मैं तो हमेशा फ्री रहती थी, कॉलेज से घर और घर से कॉलेज, बस मुझे इतना ही काम था। या फिर कभी कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने भी चली जाती थी। लाइफ तो बहुत एंजॉयमेंट वाली गुजर रही थी, एकदम फर्स्ट क्लास। अपनी लाइफ से ज़्यादा मुझे किसी और की लाइफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं चाहती थी कि जैसी मेरी लाइफ है ऐसे ही लाइफ सबको भी मिले। न किसी बात की टेंशन, घर से बाहर जाने में कोई रोक टोक नहीं, न घर में लड़ाई झगड़ा, और पूरी फैमिली ही मुझे प्यार करने वाली थी। क्योंकि मैं घर की बड़ी बेटी थी, इसलिए सब मुझसे बहुत प्यार करते थे। मैं जिम्मेदार नहीं थी और ना जिम्मेदारियों को निभाना जानती थी। रिश्तेदार, मोहल्ले वाले हमारे घर की मिसालें दिया करते थे। आखिर हमारे घर में कभी भी किसी से कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हमारे घर का एक एक मेंबर समझदार था। सबसे बड़ी मिसाल तो हमारी माएँ थी, जो एक दूसरे की सौतन होते हुए भी एक ही छत के नीचे रहती थी और ना ही कभी एक दूसरे से लड़ती थी। और उनके बच्चे भी एक ही घर में रहकर भी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हम अपने छोटे भाई की हर ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। हमारे घर में सब कुछ ही बहुत अच्छा चल रहा था। पिताजी की कपड़े की दुकान थी जो मेन मार्केट में थी और उनके कपड़े की वहाँ पर सेल भी बहुत अच्छी होती थी।
हमारा शहर इतना बड़ा नहीं था, इसलिए मेरे पिता को बहुत सारे लोग जानते थे और मोहल्ले में तो मेरे पिता 2 पत्नियों वाले के नाम से मशहूर थे। हमारा भाई भी स्कूल जाने लगा था। हमने उसका बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया था। मेरी बहन उसको ट्यूशन पढ़ाती थी और वो बहुत ही ज्यादा शरारती था। हमारे घर में बहुत सारी खुशियां फैली हुई थी, लेकिन धीरे धीरे हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लगने लगी। न जाने छोटी अम्मी को किस बात पर घमंड होने लगा था और वो हमारे छोटे भाई को हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने नहीं देती थी। हमें इस बात से बहुत अफसोस होने लगा था, क्योंकि हम उसको हमेशा अपना सगा भाई मानते थे। हमने कभी सौतेले वाला ख्याल भी अपने दिल में नहीं रखा था। शायद वो बेटे की माँ थी, इसलिए अपने आप पर गुरूर करने लगी थी। लेकिन ये बात हकीकत थी कि हमारे घर में हमारे छोटे भाई से सभी लोग बहुत प्यार किया करते थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था और उसको उसके बचपन से देखा था और उसे अपनी गोदों में खिलाया था। एक दिन छोटी अम्मी ने हमारे पापा से कहा कि वो अपनी जवान बेटी को हमारे घर में लाकर रखना चाहती हैं, जबकि वो तो अपने पिता के पास रहती थी। लेकिन वो इस बात पर बहस करके पापा से हर टाइम लड़ती झगड़ती रहती थी। हम बेटियां थे, हमारे पापा हमसे प्यार किया करते थे, लेकिन छोटे भाई को ज्यादा लाड किया करते थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटा था। और वैसे भी हमारे पापा को तो बेटे की ख्वाहिश थी, इसी वजह से तो उन्होंने दूसरी शादी की थी। इसीलिए जाहिर सी बात है कि उनका प्यार अपने बेटे से ज्यादा था। अब हमारी फैमिली में पहले जैसी एक दूसरे से मोहब्बत करना कम हो गया था। न जाने ऐसा क्या होने लगा था कि हमारी दोनों माएँ भी एक दूसरे से नफरत करने लगी थी। घर में अजीब सा माहौल बनने लगा था। पापा इस बात से सख्त नाराज थे कि वो नहीं चाहते थे कि अपनी दूसरी पत्नी की जवान बेटी को अपने घर में लाकर रखें। छोटी अम्मी किसी भी तरीके से चाहती थी कि हमारे पिता उनकी बेटी को घर लाने के लिए राजी हो जाएं, लेकिन मेरी माँ भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी हमारे घर आ जाए। इस तरह से हम दोनों बहनों की वैल्यू हमारे घर में कम हो जाती। माँ हम दोनों बहनों के बारे में सोचते हुए इस बात से इनकार कर रही थी। इसी तरह अम्मी, पापा और छोटी अम्मी तीनों में ही लड़ाई झगड़े रहने लगे थे। अम्मी ने कह दिया था कि अगर छोटी अम्मी की बेटी यहाँ हमारे घर आ जाएगी तो वो इस घर को छोड़कर चली जाएंगी और साथ में हम दोनों बहनों को भी ले जाएंगी। अब घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे थे और हमारे घर में शांति वाला माहौल तो बिल्कुल खत्म हो चुका था। और बात अब यहाँ तक पहुँच गई कि छोटी अम्मी अलग घर में रहेंगी, मैं और हमारी सगी माँ इसी घर में रहेंगी जिसमें हम रहते थे। इसी तरह से हमारे पिता ने अपना समय आधा आधा बांट दिया। इस तरह से पापा एक दिन एक रात हमारे घर गुजारते और एक दिन एक रात छोटी अम्मी की तरफ रहने लगे थे। इसी तरह से अलग अलग रहते हुए 1 साल गुजर गया था। अब मेरी अम्मी ने मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया था, लेकिन छोटी अम्मी इस बात पर राजी नहीं थी। वो पापा से हर टाइम इस बात पर लड़ती रहती थी कि आप अपनी बड़ी बेटी की शादी में उसको दहेज नहीं दोगे। जब आपने मेरी बेटी को इस घर में रखने की परमिशन नहीं दी तो मैं भी आपको आपकी बेटी की शादी के लिए 1 रुपया भी खर्च करने की परमिशन नहीं दूंगी। ये बात सुनकर उन दोनों के रिश्ते में काफी कमजोरी आ गई थी। पति पत्नी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इधर जब ये बात मेरी अम्मी को पता चली तो वो भी गुस्से से लाल पीली हो गई। अलग अलग रहने के बाद भी लड़ाइयाँ खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। अब मेरी अम्मी ने तो ये जिद पकड़ ली थी कि अब वो हम दोनों बहनों की शादी एक साथ कर देंगी और हम दोनों बहनों के दहेज में किसी तरह की कोई कमी नहीं होने देंगी। पापा तो बीच में फंस गए थे कि अब मैं किसकी बात सुनूं और किसकी नहीं। दोनों ही घर छोड़कर जाने की धमकियां देती रहती थी। मेरे पापा को मेरी अम्मी का फैसला ज्यादा बेहतर लगा था, क्योंकि एक तो वो उनकी पहली पत्नी थी और फिर हम दोनों बेटियों की शादी की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। और अब बस दोनों सौतने आपस में बहस करती रहती थी। अब मेरी अम्मी के दिमाग पर यह भूत सवार था कि वो मेरी शादी किसी अमीर घराने में करेंगी। पापा अब और भी ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि अमीर घराने के रिश्ते इतनी आसानी से नहीं मिलते और फिर अगर अमीर परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता लगा भी दिया जाए तो वहाँ अमीरों जैसा ही लेन देन किया जाएगा। वरना दुनिया वाले मेरे पापा को ही कहते कि खुद ने तो 2-2 पत्नियां रखी हैं और बेटी की ससुराल में अच्छे से लेन देन भी नहीं करते। और मेरी अम्मी के मायके में भी कोई अमीर नहीं था जो मेरे ननिहाल वाले मेरी शादी में थोड़ा बहुत खर्च कर देते। जैसे तैसे पापा ने इंतजाम करके अम्मी की बात मान ली और छोटी अम्मी को समझा दिया कि बस वो मेरी ही शादी में खर्च करेंगे। मेरी छोटी बहन तो वैसे भी जॉब करती थी और उसकी सैलरी भी अच्छी थी, वो अपनी शादी में अपने पैसे भी लगा सकती थी, जबकि मैं जॉब नहीं करती थी। इसलिए पापा ने छोटी अम्मी को ये दिलासा दिया था और पापा को मेरे दहेज की फिक्र सता रही थी और वो हमेशा परेशान रहने लगे थे, क्योंकि अभी छोटी अम्मी को उन्होंने घर दिलवाया था। इसी वजह से उनका काफी सारा पैसा उस घर में लग गया था।
घर में ज्यादा पैसा लगने की वजह से उनकी कमर टूट गई थी और फिर अचानक उन्हें मेरी शादी की भी खबर मिल गई तो वो और ज्यादा टेंशन में रहने लगे थे। आखिर उन्होंने शुरू से ही अपनी दोनों पत्नियों के साथ भेदभाव नहीं किया था। दोनों उनसे जैसा कहती थी वो वैसा ही किया करते थे। हमेशा दोनों की जायज बात को मानते थे। पापा चाहते थे कि मेरी शादी 1-2 साल के बाद में हो, मगर अम्मी तो हार ही नहीं मानने वाली थी। पापा की परेशानी को देखते हुए मैं समझती थी कि मेरी शादी में अभी 1-2 साल और लग जाना चाहिए। कुछ दिनों बाद हमारे घर 2-3 रिश्ते आए थे जो अमीर परिवार से नहीं थे, लेकिन मेरी माँ की जिद थी कि वो मेरी शादी किसी अमीर परिवार में ही करेंगी। लेकिन मैं तो अम्मी को समझाकर थक गई थी कि हम लोग इतने अमीर नहीं हैं जो आप अमीर रिश्तों की तलाश में हो। आजकल अमीर लोग भी अपनी बराबरी के लोगों से ही रिश्ता जोड़ते हैं, लेकिन मेरी माँ ने तो जिद लगा ली थी और वो इस जिद को पूरा करना चाहती थी। फिर 1 हफ्ते के बाद मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो रिश्ता बिल्कुल ऐसा था जैसा मेरी माँ चाहती थी। लड़के वालों को मिडिल क्लास फैमिली की लड़की चाहिए थी जो कि पढ़ी लिखी हो, देखने में खूबसूरत हो, बाकी उन्हें दहेज से कोई मतलब नहीं था और ये सारी खूबियां मेरे अंदर थी। लड़के का नाम रेहान था और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था। उसका बहुत बड़ा बिजनेस था और सारी जायदाद तो उसी की थी। रेहान के पिता कुछ सालों पहले इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और पूरा बिजनेस रेहान ही संभालते थे। रेहान की माँ तो बस किसी तरह से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी और उसके लिए मेरी क्लास फैमिली की खूबसूरत लड़की ढूंढ रही थी। मुझे जब अम्मी ने रेहान के बारे में बताया और उनकी फोटो दिखाई तो मैं तो ये देखकर हैरान रह गई कि इतना स्मार्ट और अमीर लड़का मुझ जैसे मिडिल क्लास फैमिली की लड़की से क्यों शादी करना चाहेगा। मगर मुझे इससे भी ज्यादा इस बात पर हैरत हुई कि लड़की की माँ ने हमारे घर फोन किया और कहने लगी कि हमें आपकी बेटी बहुत ज्यादा पसंद आई है। उनके घर भी मेरी फोटो ही गई हुई थी और अगले ही दिन वो हमारे घर पर रिश्ता पक्का करने के लिए आना चाहती थी। अम्मी की तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई थी। अम्मी ने तो ये भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी के लिए खुद घर चलकर किसी बिजनेसमैन स्मार्ट लड़के का रिश्ता आएगा। अम्मी ने दूसरे दिन उनको हमारे घर दावत पर बुला लिया। अम्मी ने लड़की की माँ से कहा कि उन्हें किसी बात पर कोई एतराज नहीं है, बस उनकी एक शर्त है कि लड़का पहले से ही शादीशुदा नहीं होना चाहिए और न ही वो मेरी बेटी से शादी करने के बाद दूसरी शादी करे, चाहे औलाद हो या ना हो। अगर ये शर्त मंजूर हो तो आपके बेटे को लिखकर देना पड़ेगा कि आपका बेटा दूसरी शादी नहीं करेगा। अम्मी की ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी। आखिर वो नहीं चाहती थी कि जैसा उनके साथ हुआ ऐसा ही उनकी बेटी के साथ भी हो। माँ ने अपनी सौतन के साथ जिंदगी गुजारी थी, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी भी अपने ससुराल में अपनी सौतन के सामने रहे। इसलिए अम्मी की ये शर्त बिल्कुल परफेक्ट थी। रेहान की अम्मी ने अम्मी को यकीन दिलाया कि वो अपने बेटे की दूसरी शादी कभी नहीं होने देंगी। पापा तो वहाँ पर खामोशी बैठे रहे। जैसे अम्मी कहती गई वो बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे और इस तरह पहले मेरी एंगेजमेंट हुई। एंगेजमेंट पर मेरी ससुराल से मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट्स आए थे कि सब लोग बहुत ही खुश हुए थे। मेरी सास ने मेरी छोटी अम्मी के लिए भी गिफ्ट्स दिए थे और मेरी अम्मी के लिए सोने की रिंग दी थी। अम्मी तो बहुत ही खुश हो रही थी और पापा भी बेफिक्र हो गए थे क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने को मना कर दिया था, बल्कि उन्होंने शादी की सारी शॉपिंग भी मुझे अपने साथ लेकर और मेरी पसंद से करवाई थी। जब मैं अपनी सास के साथ शॉपिंग करने के लिए मार्केट जाती तो मैं रेहान से कई बार मिली थी, मगर हम दोनों ने कभी एक दूसरे से बात नहीं की थी। वो मुझसे उम्र में 5 साल बड़े थे। मैंने नोटिस किया था कि रेहान अपनी माँ का बहुत कहना मानते थे। हर काम अपनी माँ से पूछकर ही किया करते थे। अगर उनकी माँ कोई चीज रेहान को दिखाती भी थी तो वो कह दिया करते थे कि जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। रेहान काफी बोर टाइप के थे और मैं कभी कभी उनके ऐसे व्यवहार से परेशान हो जाती थी। मैंने घर आकर इस बारे में जब अम्मी को बताया तो अम्मी ने मुझसे कहा कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसे अपने बिजनेस की टेंशन होती होगी और वो अपना बिजनेस छोड़कर अपनी माँ के साथ शॉपिंग पर भी तो जाता है, और वैसे भी उसे क्या पता होगा कि औरतों की शॉपिंग में क्या राय देनी है और क्या नहीं। अम्मी की बात पर मुझे तसल्ली हो गई थी। ऐसे ही धीरे धीरे शादी की तैयारियां पूरी हो गई तो शादी का दिन भी आ गया था। हर किसी ने मेरे और रेहान की जोड़ी की बहुत तारीफ की थी और लोग हैरान भी थे ये देखकर कि मेरे लिए इतने अमीर घर से रिश्ता कैसे आ गया। इसी तरह से मेरी शादी अमीर परिवार में हो गई और जब मैं विदा होकर अपने ससुराल चली गई तो मैं वहां जाकर हैरान रह गई थी। वो कोई घर नहीं बल्कि एक महल लग रहा था। बहुत ही बड़ा बंगला था और दिल ही दिल में मैं बहुत ही खुश हो रही थी कि मुझे ऐसा घर और परिवार मिला जिसकी दुनिया चाहत करती है।
रेहान बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने काम से मतलब रखने वाले बहुत ही सीरियस इंसान थे। न ज्यादा बोलते थे, ना ही ज्यादा हंसते थे, बस थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करते थे और हाँ हूँ में ही जवाब दिया करते थे। कुछ दिनों में ही मुझे पता चल गया था कि उनका नेचर कैसा है। शादी के शुरू के ही दिनों में उन्होंने ऑफिस जाना भी शुरू कर दिया था और रात को घर आने के बाद भी वो लैपटॉप के साथ अपने ऑफिस का काम करते रहते थे। मेरी सास बहुत ही मॉडर्न टाइप की थी। उनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। सुबह को ब्रेकफास्ट करने के बाद ही वो मोबाइल लेकर बैठ जाती थी और ना जाने किससे इतनी इतनी देर तक फोन पर बातें किया करती थी और दिन में 2-3 बार घर से बाहर जरूर जाती थी। घर के कामकाज करने के लिए तो नौकरों की पूरी टीम मौजूद थी। मुझे मेरी सास ने शादी के कुछ दिनों बाद ही घर का सारा सेटअप समझा दिया था और मुझे ये भी कह दिया था कि तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना और हमेशा तुम्हें बन संवर कर रहना है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। कपड़े पहनने के स्टाइल्स के बारे में भी मुझे वही बताती थी। मैं थोड़ी डरी सहमी सी रहती थी, इसलिए उनकी हर बात मान लिया करती थी। शादी के कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरी सास ने मुझसे कहा कि 1-2 दिन के लिए अपने मायके चली जाओ और जिस दिन तुम यहाँ आओगी तो उसी दिन तुम्हें लेने के लिए रेहान चला जाएगा। वो चाहती थी कि मैं आज ही अपने मायके चली जाऊं, लेकिन अचानक मायके जाने की बात से मैं हैरान हो गई थी। मगर मुझे अपनी सास का कहा नहीं टालना था, इसलिए मेरी सास ने मुझे ड्राइवर के साथ मेरे मायके भेज दिया। अम्मी मेरे ठाट बाट देखकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि मेरी सास ने मेरे साथ एक नौकरानी को भी भेजा था और कहा था कि अपने मायके में जाकर कोई काम मत करना, तुम्हारे सारे काम ये नौकरानी कर देगी, तुम सिर्फ आराम करना और अपना ख्याल रखना। मैं अपनी सास की ये बातें सुनकर खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहू समझ रही थी, क्योंकि मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा था कि कोई सास अपनी बहू का इतना ख्याल रखती हो। मैं 2 दिन अम्मी के साथ रही तो छोटी अम्मी के घर भी गई थी उनसे मिलने के लिए। मैं अपनी दोनों माओं के लिए और अपनी दोनों बहन भाई के लिए भी गिफ्ट्स लेकर आई थी। मैंने अपने छोटे भाई को गिफ्ट दिया तो वो बहुत खुश हो गया था, लेकिन ये सब देखकर छोटी माँ को तो बहुत जलन हो रही थी। वो ये सोच रही थी कि उनकी सौतन की बेटी अपनी ससुराल में इतना खुश रहती है, क्यों रहती है? मेरे जैसे ठाट बाट किसी के नहीं थे। मैंने छोटी अम्मी के सामने अपनी ससुराल की खूब तारीफ की और नौकरानी का मेरे साथ आना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि मैं अपने ससुराल में रानियों की तरह रहती हूँ। 2 दिन तक मैं अपने मायके में रही और तीसरे दिन मुझे रेहान लेने के लिए आ गए थे। अम्मी ने खाना बना लिया था, लेकिन वो बहुत जल्दी में थे, इसलिए अम्मी से कहने लगी कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, मैं खाना फिर कभी खा लूंगा। अम्मी ने मुझे बताया कि शादी के शुरू के ही दिनों में अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती रहना, अगर तुमने ऐसा कर लिया तो बाद में पूरी जिंदगी राज करोगी। मैं अपनी अम्मी की बात को अच्छी तरह से समझ गई थी। मेरी अम्मी ने मुझे बहुत प्यार दिया और कहा कि जाओ अपने ससुराल में खुश रहो। मैं अपने घर पहुंची तो मेरी सास सोफे पर बैठी हुई चाय पी रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और घर वालों के बारे में पूछने लगी। मैंने देखा कि घर में एक नई जवान लड़की आई थी, जिसने मेरी सास से खाने के मेन्यू के बारे में पूछा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने हुए थे। मेरी सास ने उससे कहा कि जो बहू कहे वही पकाना, इसलिए अब तुम्हें हर बात रोज मेरी बहू से ही पूछनी है। वो लड़की मेरी तरफ आ गई और पूछने लगी। उसका बोलने का अंदाज और चेहरा मुझे देखकर कुछ बदल सा गया था। मैंने उसे 2-3 डिशेस बनाने के लिए कह दिया था और जब वो वहाँ से चली गई तो मैंने अपनी सास से पूछा कि ये लड़की कौन है। मेरी सास ने मुझे बताया कि वो नौकरानी है। इस बात पर मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि इतनी जवान और खूबसूरत नौकरानी रखने की भी भला क्या जरूरत थी। उसके कपड़े पहनने का स्टाइल भी बहुत अच्छा था। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि वो नौकरानी है। मेरी सास मेरी तरफ देखते हुए कहने लगी कि वो यहाँ पर पहले से काम करती है, बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर चली गई थी और वो बाकी नौकरानी को अपनी निगरानी में काम करवाती है, यही उसकी ड्यूटी है। इसके अलावा वो मेरे कमरे की और घर की बाकी की चीजों की भी देखभाल करती है। मैं अपनी सास की बातें ध्यान से सुन रही थी। उस लड़की का नाम आफरीन था और वो मेरी ही उम्र की थी। आफरीन किसी से फालतू बात नहीं करती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। खाना बनाने से लेकर घर के छोटे से छोटे काम भी उसी की निगरानी में होते थे। मेरी सास के कमरे की सफाई भी वो खुद ही करवाती थी और मैंने नोटिस किया था कि वो हर काम बहुत फुर्ती से और ईमानदारी से करती थी, जैसे उसे इस काम का बहुत तजुर्बा हो। लेकिन वो मुझसे बात नहीं करती थी। हाँ, मगर मेरी किसी बात का जवाब जरूर दे दिया करती थी, लेकिन उसने खुद से कभी मुझसे बात नहीं की। पता नहीं क्यों मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों आने लगा था
कि मैं उसके बारे में जानने के लिए बेताब हो रही थी और मैंने 2-3 बार उससे पूछा भी था कि वो कौन है और उसकी फैमिली कहाँ रहती है और यहाँ पर कैसे आई, मगर उसने कभी मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी खामोशी मुझे बहुत खटकती थी। एक दिन मैंने जो देखा वो मेरे लिए यकीन करने लायक बिल्कुल भी नहीं था। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी। रेहान के आने का टाइम हो गया था, इसलिए मैं हिम्मत करके कमरे से बाहर निकली तो मैंने देखा कि रेहान नीचे हॉल में बैठे हुए हैं और आफरीन उनको पानी दे रही है। मगर उसमें अजीब बात ये थी कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, मगर मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं था। उस दिन के बाद अक्सर ऐसा ही कोई न कोई नज़ारा मुझे देखने के लिए मिलता रहता था। दोनों एक दूसरे के सामने एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे होते थे। रेहान जैसे ही ऑफिस से घर आते थे, आफरीन फौरन उनके लिए पानी लेकर आती थी। एक दिन तो आफरीन ने हद ही कर दी थी। शाम का टाइम था। जब मैं घर के गार्डन में जाने के लिए निकली तो मैंने देखा कि आफरीन ने मेकअप किया हुआ है और अपने कमरे की खिड़की में खड़ी हुई है। सामने ही गार्डन में रेहान भी बैठे हुए उसे देख रहे थे। आफरीन के कमरे की खिड़की गार्डन की साइड की तरफ को खुलती थी और आफरीन ने कुछ ऐसा इशारा किया कि ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैं अपनी सास के पास जाने के लिए जैसे ही मुड़ी तो अचानक मुझे चक्कर आ गए और मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। डॉक्टर मुझे चेक कर रहे थे। मेरी सास वहीं मेरे पास बैठी हुई थी। डॉक्टर ने उनको मुबारकबाद दी और कहने लगे कि आप दादी बनने वाली हैं। ये खबर सुनते ही मेरी सास तो बैठे से खड़ी हो गई थी और डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देने लगी और घर में शोर मचा दिया कि गरीबों में मिठाई बंटवा दी जाए। डॉक्टर के जाने के बाद वो मेरे पास आई और नोटों की एक गड्डी मेरे सर से वार कर आफरीन को दे दी और कहने लगी कि ये गरीबों में बांट दो। ये गुड न्यूज सुनकर आफरीन के चेहरे का रंग उतर गया था, मगर कुछ देर के बाद ही उसने खुद को नॉर्मल कर लिया था और मेरी सास को मुबारकबाद देने लगी। मेरी सास ने मुझे बहुत प्यार किया और आफरीन से कहा कि रेहान को कमरे में भेज दो। कुछ देर के बाद रेहान कमरे में आए तो मेरी सास ने उनको ये गुड न्यूज सुनाई, मगर इतनी बड़ी खबर सुनकर उन्होंने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया था। मुझे अब हर बात महसूस होती थी। कुछ दिन गुजरने के बाद मेरी सास ने मेरा स्पेशली ख्याल रखने के लिए बोल दिया था। उन्होंने नौकरों से भी कह दिया था कि सामिया का बहुत ख्याल रखना है और मुझसे भी कह दिया था कि तुम्हें बेड से अपना एक कदम भी नीचे नहीं उतारना। मेरी सास ने मेरे लिए पर्सनली 2 नौकर और रख दिए थे जो सिर्फ मेरा ही काम करते थे। आफरीन को भी बोल दिया था कि मेरा हर काम पूरा हो जाना चाहिए, मगर मैंने नोटिस किया कि आफरीन मेरे कमरे में नहीं आती थी और ना ही मेरा कोई काम खुद करती थी, बल्कि मेरी सास अपनी निगरानी में मेरे खाने पीने की चीजें बनवाती थी और अपने सामने मुझे खिलाती थी और हमेशा मुझे कुछ न कुछ खाने को कहती रहती थी। ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना, ध्यान रखो, उठना नहीं है, बैठना नहीं है और ना जाने क्या क्या। मैं तो इतना आराम कर करके 2 महीने में ही बोर हो गई थी। माँ बनना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैंने अम्मी को फोन किया और ये सब बातें बताने लगी तो उन्होंने मुझसे कहा कि शुक्र करो तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, वरना ऐसी हालत में भी बहुत सी औरतों को अपने घर के सारे काम संभालने पड़ते हैं और तुम तो रानियों की तरह वहाँ पर रह रही हो और तुम्हें क्या चाहिए। अम्मी की बात तो ठीक थी, मगर मैं अब उनको क्या बताती कि अपने पति की मोहब्बत और चाहत के लिए कितना तरसती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि रेहान मेरे नाज नखरे उठाएं, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएं और इन दिनों मेरी खूब केयर करें, मगर वो तो ऐसे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अपने काम से काम रखते थे और मेरे साथ हमेशा फॉर्मेलिटी ही निभाया करते थे। मैं सोचती थी कि आखिर रेहान ऐसे क्यों हैं और मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। क्या उनकी शादी मेरे साथ जबरदस्ती की गई थी? यही सोचते सोचते वक्त गुजर रहा था और मेरी डिलीवरी का टाइम करीब आ गया था। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। रेहान उस दिन बहुत खुश लग रहे थे, लेकिन मेरी सास उस दिन खुश नहीं लग रही थी। ऐसा नहीं था कि पोती की पैदाइश पर उनको ऐतराज था, मगर बस वो पोता चाहती थी। लेकिन उन्होंने अपनी पोती के पैदा होने पर भी घर में बहुत सारे इंतजाम किए थे। गरीबों में खाना खिलाया था, कपड़े दिए थे, घर के सारे नौकरों को नए कपड़े बनवा कर दिए थे और मुझसे कहने लगी कि पोती मुझे बेहद प्यारी है। ये बात सही है कि मुझे पोता चाहिए था क्योंकि वो मेरे रेहान की नस्ल को आगे बढ़ाता, लेकिन मैं तो अपने बेटे की औलाद चाहती थी, इसलिए मुझे अपनी पोती भी कबूल है। मैं अपनी सास की इस बात को ज्यादा नहीं समझ पाई थी। मेरी शादी के पहले साल ही मेरी बेटी हो गई थी, मगर मैंने अपनी सास से कोई सवाल नहीं किया था।
मेरी बेटी बहुत प्यारी थी और उसके आने के बाद रेहान में काफ़ी चेंज आ गए थे। अब वो अपनी बेटी के साथ खेलते रहते थे, उसे गोद में उठाकर उससे बातें करते थे। मेरे साथ तो वो पहले जैसे ही थे, मगर मैं इसमें भी बहुत खुश थी कि वो अपनी बेटी को अहमियत देते थे। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एक दिन मैं अपने कमरे से बाहर आई तो रेहान आफरीन को मेरी बेटी उसकी गोद में दे रहे थे। वो मेरी बेटी को प्यार कर रही थी और रेहान बड़े प्यार से उन दोनों की तरफ देख रहे थे। ये सब देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक नौकरानी को मेरी बेटी थमाकर रेहान कैसे खुश हो रहे हैं। मैं कुछ बोलने ही वाली थी, मगर उससे पहले मेरी सास वहाँ पर आ गई और वो आफरीन को डांटने लगी। फौरन ही आफरीन ने बेटी को रेहान के हवाले कर दिया और रोती हुई वहाँ से चली गई। मेरी सास ने आफरीन से कहा था कि तुम इस बच्ची से दूर रहा करो, नौकरानी हो तो नौकरानी की हैसियत से रहो इस घर में। मैं अपनी सास की ये बातें समझ नहीं पाई थी कि उन्होंने आफरीन से ऐसा क्यों कहा था। फिर अगले दिन जो हुआ उससे तो मेरे होश ही उड़ गए थे। आफरीन काम करवा रही थी और मैं वहीं हॉल में बैठी हुई अपनी बेटी के साथ बिजी थी और मेरी सास भी किसी से फोन पर बिजी थी। तभी अचानक आफरीन बेहोश होकर गिर पड़ी। मेरी सास फौरन आफरीन के पास गई और उसे आफरीन आफरीन आवाज लगाकर होश में लाने की कोशिश करने लगी। तभी मेरी सास ने रेहान को फोन किया और नौकर ने डॉक्टर को बुलाया। 15 मिनट में ही रेहान घर पर पहुंच चुके थे। रेहान का ऐसे एक नौकरानी के लिए भागम भाग चले आना मुझे अच्छा नहीं लगा था। वो उसकी कुछ ज्यादा ही केयर करते थे। मैं ये सब बर्दाश्त कर रही थी, मगर जो डॉक्टर ने कहा उसने तो मेरे होश उड़ा दिए थे। डॉक्टर ने कहा कि आफरीन प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा हैरान और परेशान हो गई थी कि वो शादीशुदा भी नहीं थी, तो ये सब क्या हो रहा था। मेरी सास भी हैरानी से खड़ी हुई थी, लेकिन रेहान के फेस पर एकदम स्माइल आ गई थी। वो तो उस टाइम सब कुछ भूल गए थे कि कमरे में उनकी माँ और पत्नी भी मौजूद है। उन्होंने फटाफट आफरीन का हाथ पकड़ लिया। मैं हैरान ये सब कुछ देख रही थी। मेरा तो दिमाग ही खराब होने लगा था ये सब देखकर कि आफरीन और मेरे पति का अफेयर चल रहा था। तभी मैंने गुस्से में आकर रेहान का हाथ खींच लिया और कहने लगी कि एक नौकरानी के साथ अफेयर चलाते हुए आपको शर्म नहीं आती। तभी रेहान गुस्से में खड़े हो गए और कहने लगे कि ये नौकरानी नहीं, मेरी पहली पत्नी है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और मैंने इससे लव मैरिज की थी। लेकिन मेरी माँ को ये लड़की पसंद नहीं थी क्योंकि ये गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और फिर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। तुम भी कोई इतने अमीर परिवार की बेटी नहीं हो। न जाने मेरी माँ ने तुम्हारे अंदर क्या देख लिया था जो उन्हें आफरीन में नजर नहीं आया। मुझे न जाने कैसी कैसी कस्में देकर उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी, लेकिन आफरीन ने मेरी शादी होने पर भी मेरी माँ से कोई सवाल जवाब नहीं किया। तुम्हें आफरीन का एहसानमंद होना चाहिए कि तुम मेरी पहली पत्नी नहीं बल्कि दूसरी पत्नी हो और फिर भी इस घर में राज कर रही हो। ये सारी बातें सुनकर तो जैसे मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी सास बिल्कुल खामोश खड़ी हुई थी। मैं बिना कुछ कहे ही अपने कमरे में चली गई और खूब रो रही थी। कुछ देर के बाद आफरीन खुद मेरे कमरे में आ गई। उसने मेरे पास बैठकर मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि सामिया, तुम परेशान मत हो। आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी सच्चाई सुनाना चाहती हूँ, शायद जिसे सुनकर तुम्हें मुझसे और भी ज्यादा नफरत हो जाएगी। मैं तुम्हारी छोटी अम्मी की बड़ी बेटी हूँ। मैंने हैरानी से आफरीन की तरफ देखा। आखिर छोटी अम्मी की जवान बेटी आफरीन थी। ये कैसे मुमकिन था कि वो मेरी ही सौतन थी। आफरीन ने मुझे बताया कि छोटी अम्मी अपने दूसरे पति से अपने घर में रखने की जिद इसलिए किया करती थी क्योंकि मेरे पहले पिता ने मुझे घर में रखने से इनकार कर दिया था। वो मेरी माँ को गलत समझते थे, इसलिए वो मुझे भी गलत समझने लगे थे। दुनिया के दिखावे के लिए उन्होंने मुझे अपने पास जरूर रख लिया था, लेकिन वो मेरी परवरिश ठीक से नहीं कर पा रहे थे। इसी तरह मैं उनके घर से निकलकर यहाँ रेहान के घर में नौकरानी बनकर रह रही थी। रेहान मुझे बहुत पसंद करने लगे थे। इसी तरह से हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली। ये बात रेहान की माँ को पसंद नहीं आई और वो मुझे सिर्फ नौकरानी समझती थी, इसलिए उन्होंने मुझे कभी भी बहू के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया और अपनी कसम दे दी उन्होंने रेहान को कि वो चाहती हैं कि उसकी दूसरी जगह शादी करा दें अपनी पसंद की लड़की से। मैं इस बात पर राजी हो गई थी और मैंने रेहान को समझाया कि वो तुम्हारी माँ है, तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। इसलिए रेहान ने भी तुमसे शादी कर ली थी। सामिया, मैं तुम्हारा हक नहीं छीनूंगी। रेहान से कहूंगी कि वो तुम्हें नहीं छोड़े, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ और मेरी माँ ने सौतन बनकर एक ही घर में एक साथ काफी वक्त गुजारा है। मेरी अम्मी बहुत अच्छी थी। मैं ही उनसे उनके घर आने की जिद किया करती थी, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अम्मी से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। तुम्हारे पापा मान नहीं रहे थे।
मुझे अपने घर में रखने के लिए, इसलिए अम्मी उनसे भी झगड़ने लगी थी और उन्होंने सोचा कि अगर वो दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगी तो शायद पापा मान जाएं और मुझे अपने घर में जगह दे दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारे पापा तब भी नहीं माने, इसलिए मजबूरन मुझे रेहान के घर आना पड़ गया। मैं नौकरी की तलाश कर रही थी और रेहान के घर मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई, जिसकी वजह से मुझे पैसे भी मिलने लगे और यहाँ आकर सहारा भी मिल गया था। और कुछ ही दिनों बाद रेहान ने मुझसे शादी भी कर ली थी। तुम हमारी बेटी की माँ हो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है सामिया। मैं भी चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ एक ही घर में रहें। मैं सारी जिंदगी यहाँ नौकरानी बनकर गुजार दूंगी और तुम जैसे यहाँ पर रहती हो वैसे ही रहती रहना। मैं जब यहाँ पर आई थी, मेरे दिल में रेहान से शादी करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि मैं तो यहाँ पर मजबूरी में नौकरी करने के लिए आई थी। लेकिन देखो, मेरे नसीब में तो रेहान से शादी करना ही लिखा था और इत्तेफाक ऐसा कि हम दोनों की माँ एक दूसरे की सौतन थी। आज उनकी बेटियां भी एक दूसरे के सामने सौतन बनकर आ गई। मुझे इस बात के बारे में तब पता चला जब तुम शादी करके इस घर में आई थी। मेरी अम्मी ने मुझे बताया था कि सामिया की शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई है और उस लड़के का नाम रेहान है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तब मैं समझ गई थी कि तुम ही सामिया हो। मुझे रेहान से उम्मीद नहीं थी कि वो कभी दूसरी शादी करेंगे। उनका मन नहीं था दूसरी शादी करने का, बल्कि उन्होंने ये शादी अपनी माँ की खातिर की थी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना चाहती हो तो मैं इस घर में सारी उम्र नौकरानी बनकर गुजार दूंगी, और अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो मैं चुपचाप इस घर से चली जाऊंगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मेरी अम्मी है, वो भी तुम्हारे पापा के पास है। अब वो भी मेरी अपनी नहीं है। चली जाऊंगी फिर कहीं दर दर की ठोकरें खाने के लिए। आफरीन की इस बात ने मेरे गुस्से को भुला दिया था। न जाने क्यों मुझे उस पर तरस आ गया था और मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया था। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और उसी वक्त मेरी बेटी रोने लगी तो आफरीन ने जल्दी से उसको गोद में उठा लिया। मैंने आज आफरीन को मना नहीं किया था। मैंने आफरीन को एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि वो मेरे पति की पहली पत्नी थी। अगर मैं भी मेरी अम्मी जैसा सुलूक करती तो फिर मेरा घर भी जहन्नुम बन जाता। मेरे आफरीन के साथ अच्छे ताल्लुकात की वजह से रेहान भी मेरे करीब आने लगे थे और हम दोनों को बराबर से टाइम दिया करते थे। कहानी सेम मेरे अम्मी पापा जैसी थी। मेरी सास ने भी आफरीन को एक्सेप्ट कर लिया था। अब हम सब लोग एक साथ घर में बहुत खुश थे। हम दोनों ही बहनों की तरह रहा करते थे। उधर मेरी अम्मी और छोटी अम्मी को इस बारे में पता चला तो उनके घर की भी टेंशन खत्म हो गई थी। अम्मी और छोटी अम्मी भी पहले जैसी नॉर्मल हो गई थी। कुछ दिनों के बाद आफरीन ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसकी वजह से मेरी सास और भी ज्यादा खुश हो गई थी और अपने दोनों पोता पोती से बराबर का प्यार किया करती थी। मैंने आफरीन को उसका हक दिलवा दिया था। आखिर उसने इस घर में काफी सारा समय नौकरानी बनकर गुजार दिया था। अब मैं चाहती थी कि आफरीन मेरी तरह इस घर में रानी बनकर रहे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हम दोनों रानी बनकर घर पर राज करते थे और रेहान अपनी दोनों पत्नियों से बेतहाशा मोहब्बत करने लगे थे। रेहान में काफी चेंजेस आ गए थे और मैं रेहान के साथ बहुत खुश थी, बल्कि मैं अपने पूरे ही परिवार के साथ बहुत खुश थी। अब तो आफरीन ने दूसरी बेटी को भी जन्म दिया और हमारा परिवार बहुत खुश है। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सास का इंतकाल हो चुका। उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, इस वजह से एक दिन वो इस दुनिया को छोड़कर चली गई। लेकिन आफरीन और मैं एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। आफरीन को और मुझे एक साथ रहते हुए आज 27 साल हो गए। कोई भी हम दोनों को देखकर ये नहीं कह सकता कि आफरीन के बच्चे कौन से हैं और मेरे कौन से हैं। मेरी जिंदगी एक मिसाल है। अगर कोई इंसान किसी को दिल से चाहे तो नामुमकिन है कि कोई उसको अलग कर सके। इसी तरह आफरीन ने और मैंने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया और दुनिया में एक मिसाल कायम कर दी। हम दोनों में बाल बराबर भी कभी झगड़ा नहीं हुआ और ना ही कभी हम एक दूसरे की किसी बात पर जलते थे, बल्कि हम दोनों तो एक दूसरे से इतने खुश थे कि हमारे पति को कभी कभी हम पर यकीन नहीं होता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।